अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हूं जी। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ट्रंप के खिताब के हवाले से कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है और साथ ही साथ आपको ये खबर भी देनी है कि ट्रंप अब बाकायदा तौर पर अपने इत्तेहादी ममालिक, जिनमें नेटो ममालिक शामिल हैं, जिनमें यूरोप शामिल है, जिनमें जो अरब कंट्रीज हैं वो शामिल हैं, इनको ब्लैकमेल करके और इनको मजबूर कर रहा है कि वो लाजमन साथ दें अमेरिका का अपनाए हरम्स खुलवाने में। इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि ट्रंप के बहुत सारे फेसेस हैं, जिनमें से एक फेस तो ये है जी कि वो आकर बताता है कि 2 से 3 हफ्ते में हम ये जंग खत्म कर देंगे, लेकिन साथ ही साथ एक और फेस ये है कि एक बहुत बड़े हमले की तैयारी भी की जा रही है ईरान पर। और वजह क्या है कि ट्रंप ये जो मुख्तलिफ फेसेस हैं अपने इस्तेमाल कर रहा है, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। साथ साथ आपको ये खबर भी दूंगा जी कि ईरान ने कैसे जो असूल हैं, जो ज़ाब्ते हैं, वो बदल कर रख दिए हैं। एक 12 सवालात पर मुश्तमिल लेटर ईरान की जानिब से सामने आया है, जिसमें इतनी असूली, इतनी प्रिंसिपल जो पोजीशन है वो ली गई है जिसे खित्ते का कोई भी कंट्री डिनाई नहीं कर सकता और इन सवालात के जवाबात तक भी नहीं दे सकता। साथ साथ आपको ये खबर भी दूंगा जी कि कैसे आलमी बरादरी के सामने ट्रंप को टके टोकरी कर दिया गया है। इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से भी आपको बताता चलूं कि ग्राउंड बनना शुरू हो गए हैं और ये जो रजीम है ना, ये रजीम मुसलसल कमजोर से कमजोर तर होती जा रही है। अब आप ये सवाल करेंगे कि कमजोर कैसे हो रही है, सब कुछ इनके कंट्रोल में है। इस सवाल का जवाब भी आपको दूंगा कि कैसे ये कमजोर से कमजोर तर होते जा रहे हैं और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए ग्राउंड बन रहे हैं। और इमरान खान साहब की रिहाई, ये जो लीडरशिप है ना, इसके बगैर होगी और लीडर लेस जो इनकलाब है, जो अवाम है वो सड़कों पर निकलेगी। इस पर कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं, वो भी आप साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी आपको मैं ईरान के हवाले से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देता चलूं जी कि ईरान की जानिब से 12 सफ़हात पर मुश्तमिल जो एक लेटर है वो लिखा गया है। एक लेटर उनका सामने आया है और इस लेटर में उन्होंने दुनिया को और ख़ास तौर पर जो सुलह करवाने की, जो मुज़ाकरात करवाने की कोशिशें कर रहे हैं, उनको ये लेटर लिखा और उनसे जो कुछ सवालात हैं वो पूछे हैं। और इन सवालात ने ना ट्रंप को बिल्कुल आलमी बरादरी के सामने टके टोकरी कर दिया है। क्या सवालात पूछे गए हैं जी? नंबर 1 सवाल ये पूछा गया है कि मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर 2 बार हमला क्यों किया गया। यानी कि आप मुज़ाकरात की बातें कर रहे हैं, आप अमन की बातें कर रहे हैं, तो हम तो मुज़ाकरात ही कर रहे थे, लेकिन 2 मरतबा जो हमला है वो आखिर क्यों किया गया ईरान पर? हम अगर मुज़ाकरात कर रहे थे, बातचीत चल रही थी, बेशक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची, लेकिन हमारी तरफ से कोई एडवेंचर नहीं किया गया। और जब आप टेबल पर बैठे होते हैं तो जब तक टेबल टॉक्स आपकी नाकाम ना हो तब तक आप ऐसा नहीं करते कि आप हमला कर दें, लेकिन 2 मरतबा हमने हमला किया, तो फिर इसका मतलब क्या है कि मुज़ाकरात कौन हमसे नहीं करना चाहता? हम तो टेबल पर मौजूद थे। जो मुखालिफ फरीक है वो असल में हमसे मुज़ाकरात नहीं करना चाहता था। ये सिर्फ और सिर्फ एक नज़र का धोखा था और असल मकसद इसके पीछे कुछ और था। दूसरा सवाल ये पूछा गया है कि कौन से अवामिल या लॉबीज ने ट्रंप और अमेरिका को जंग में धकेला। भाई आज सब ये कह रहे हैं अमेरिकी अवाम ट्रंप के खिलाफ हुई पड़ी है कि इस जंग में नहीं जाना चाहिए था। तो असल में इस जंग के पीछे कौन है और किसने अमेरिका को, अमेरिकी सदर को इस जंग के अंदर धकेला है? सब जानते हैं नाम क्या है और सब ये भी जानते हैं कि मकसद क्या है कि इस जंग में लॉबीज की जानिब से अमेरिका को या अमेरिकी सदर को धकेला गया। फिर तीसरा सवाल ये पूछा गया कि ये जंग आखिर किसकी है। यानी कि अमेरिकी अवाम भी ये सवालात उठाती है कि ट्रंप आखिर ये जंग क्यों लड़ रहा है, किसकी खातिर ये जंग लड़ रहा है और ये जंग असल में है किसकी। तो ये तीसरा सवाल पूछा गया। फिर चौथा सवाल ये कि माली मफादात कहाँ हैं। यानी कि अगर इस जंग में कोई कामयाब होता है या इस जंग को छेड़ने के बाद माली मफादात कौन हासिल कर रहा है। मैं आपको एक बात बताता चलूं कि ट्रंप जब भी ट्वीट करते हैं ना कि बस अब जंग बंदी हो गई है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम निकलने जा रहे हैं, तो एकदम से जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो आलमी मार्केट में कम हो जाती हैं। आज भी जब ट्रंप ने स्टेटमेंट्स दी 2-3 हफ्ते में हम ये जंग खत्म कर देंगे और ये इशारे दिए जी कि हम वापस जा रहे हैं, तो एकदम से आलमी मार्केट में जो प्राइसेस थी ना ऑयल की, वो 120 से कोई 20-22 डॉलर फी बैरल कम हो के 100 से भी नीचे आ गई। अभी गालबन 99 या 99 पॉइंट समथिंग इस तरह से जो कीमत है वो होगी। तो अब ये जो उतार चढ़ाव आता है, एकदम से ट्वीट आता है
प्राइसेस जो है वो कम हो जाती हैं, फिर उसके बाद हम अब कल देखेंगे कि जो प्राइसेस हैं वो एकदम फिर से इंक्रीज हो जाएंगी। तो ये जो माल है ये सारा कौन बना रहा है, ये सवाल पूछा गया। फिर ईरान की जानिब से ये भी पूछा गया, पांचवा सवाल, कि खित्ते में फौजी कार्रवाई और साजो सामान की तैनाती की आखिर वजह क्या है। भाई अगर आप ये कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हम निकलना चाहते हैं, लेकिन साथ ही आप ये भी कर रहे हैं कि 50,000 फौजी भी तैनात कर रहे हैं, स्पेशल फोर्सेस भी तैनात कर रहे हैं, अपने जो तैयारे हैं उनको भी आप जो है वो अपने खित्ते में मौजूद बेसिस पर रवाना जो है वो किए हुए हैं ताकि फ़िज़ाई हमले भी ईरान के ऊपर किए जा सकें। तो ये इसका फिर जो मकसद है वो क्या है। छठा सवाल पूछा गया कि क्या मुज़ाकरात का नया मौका मुस्तकिल हल और कशीदगी में कमी की तरफ कदम है या दोबारा तैयारी और नए हमले का वक्फा है। यानी कि मुज़ाकरात का कहकर आप क्या वक्फा तो नहीं ले रहे कि दोबारा से हम जो अटैक है वो करें। फिर सातवें नंबर पर सवाल पूछा गया कि क्या कोई ज़मानत है कि ये सिलसिला दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। भाई आखिर ट्रंप की या अमेरिका की गारंटी इस वक्त कौन दे सकता है। हमें आप कहते हैं कि मुज़ाकरात की तरफ आप आएँ, ठीक है, तो गारंटी कौन देगा। अमेरिका की कोई भी इस अमेरिका की जो गारंटी है वो देने के लिए तैयार नहीं है, या आप यूं समझे कि कोई दे ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर वो दे भी देते हैं और कोई एडवेंचर अमेरिका की जानिब से किया जाता है तो आखिर उनसे जो सवाल है वो कौन पूछेगा। फिर जी ये पूछा गया कि क्या सालिस अमेरिका की ज़मानतों पर एतमाद कर सकते हैं, यानी कि खुद जो इस वक्त सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं, हम उनसे ये सवाल पूछते हैं कि क्या अमेरिका के जो वादे हैं क्या उसकी कोई जो ज़मानत है वो आप दे सकते हैं। तो इसका जवाब क्या है वो भी सबके सामने है जी। अच्छा फिर जी नंबर 9 पर यह सवाल पूछा गया कि फैसला करें बार बार वादा खिलाफी कौन आखिर कर रहा है और क्यों कर रहा है। फिर आखिरी सवाल ये पूछा गया, 11वां सवाल ये पूछा गया कि क्या ट्रंप जो है नेतन्याहू को कायल कर सकते हैं जो जंग के तसलसल को अपनी सियासी बका, ज़ाती वकार और हुकूमत के तसलसल से जोड़ते हैं। फिर ये पूछा गया जी आखिरी सवाल के और सालिसों की नेक नियति पर मबनी जो कोशिशें हैं उनको ये सबूताश क्यों आखिर कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर है जी जो ईरान की जानिब से सामने आया और ये 12 सवालात पूछे गए हैं और आलमी बरादरी के सामने टके टोकरी करके रख दिया है ईरान ने ट्रंप को, और इन 12 सवालों के जो जवाबात हैं वो किसी के पास नहीं है। साथ साथ आपको खबर देता चलूं जी अमरीकी सदर के खिताब के हवाले से, अमरीकी सदर ने अमरीकी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे जुमेरात के दिन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे जुमेरात के दिन जो खिताब है वो करना है। अमेरिका में गालबन बुध का दिन होगा और रात के शायद 9 बजे के करीब जो टाइम है वो होगा जब ट्रंप ने खिताब करना है। अभी जब वीलॉग मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं और जब आप मेरा वीलॉग सुनेंगे आपके पास पहुंचेगा तो अभी तक ट्रंप की जानिब से जो खिताब है वो नहीं किया गया, लेकिन कुछ देर के बाद ये जो खिताब है वो होने जा रहा है। बहरहाल जो कुछ खबरें अभी तक सामने आई हैं कि मुमकिन तौर पर इस खिताब में ट्रंप क्या कहेंगे और उसके पीछे रीज़न क्या होगी। नंबर 1 तो ये कि ट्रंप इस खिताब में मजबूर करेंगे अपने इत्तेहादियों को, नेटो को और जो अरब कंट्रीज़ हैं उनको, और ये मजबूर वो ब्लैकमेल करके करेंगे कि आप अमेरिका का साथ दें अपनाए हरम्स को खुलवाने में। अब कैसे इनको ब्लैकमेल किया जाएगा और कैसे इनको मजबूर किया जाएगा, इसके पीछे क्या कहानी है, इसकी रीज़न भी आपको बताता हूं जी। मुमकिन तौर पर ट्रंप की जानिब से ये धमकी दी जाएगी अपने खिताब में कि मैं नेटो कंट्रीज़ का जो इत्तेहाद है उस इत्तेहाद को ख़त्म कर रहा हूं और इस इत्तेहाद से मैं निकल रहा हूं। ये बात ट्रंप ने अपनी एक स्टेटमेंट में, अपने एक इंटरव्यू में वैसे कह भी दी है कि मैं गौर कर रहा हूं जी कि नेटो इत्तेहाद से मैं निकल जाऊं। ये बात वो पहले कह भी चुके हैं और अब मुमकिन तौर पर खिताब में भी वो ये बात करने जा रहे हैं कि हाँ मैं इस इत्तेहाद से निकलने जा रहा हूं। और इसकी जो रीज़न है वो ये है कि जो नेटो इत्तेहादी हैं वहाँ पर अमेरिका के जो वेपन्स इंस्टॉल्ड हुए हैं जो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हैं नेटो कंट्रीज़ को, तो जब अमेरिका ये कहेगा, ये धमकी देगा या ब्लैकमेल करेगा कि मैं तो निकल रहा हूँ, तो नेटो जो इत्तेहाद है ज़ाहिर सी बात है उनको प्रोटेक्शन चाहिए। किससे प्रोटेक्शन चाहिए? ज़ाहिर सी बात है रूस से प्रोटेक्शन चाहिए। तो उनको ये होगा कि अब हम जो है वो क्या करें, और हो सकता है कि इस ब्लैकमेलिंग में ट्रंप की वो आ जाएं और ट्रंप का जो साथ है वो दे दें। और फिर जो अरब कंट्रीज़ हैं उनको किस तरह से ब्लैकमेल किया जाएगा, उनको ऐसे ब्लैकमेल किया जाएगा कि अगर आप हमारा साथ नहीं देते तो फिर हम आपको ईरान के रहमो करम पर छोड़ देते हैं, हम अपनाए हरम से जा रहे हैं, आप खुद ही खिते में ईरान के साथ निमटते फिरें। और जिस तरह से ईरान ने अमेरिका का मुकाबला किया है तो अरब कंट्रीज़ की जानिब देखा जाए
تو یہ تو بالکل ایران کے مقابلے میں جو ہے وہ اگر ملٹری حوالے سے ان کی حیثیت دیکھی جائے تو یہ مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اس طرح سے ان کو بلیک میل کیا جائے گا جی کہ آپ نے بھی اب ہمارا کھل کر ساتھ دینا ہے. تو کیا ہوگا اگر یہ جو جوا ہے ٹرمپ کا وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور یہ دونوں بڑے اتحاد ٹرمپ کے ساتھ ملتے ہیں, تو پھر اس کے بعد ایک بڑا جو حملہ ہے وہ کیا جائے گا ایران پر, اور اس بڑے حملے کے نتیجے میں ابنائے حرم پر جو کنٹرول ہے وہ حاصل کیا جائے گا امریکہ کی جانب سے, کہ ہم اس کا جو کنٹرول ہے وہ حاصل کر لیں. بہرحال یہ ممکنہ طور پر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو نیٹو اتحاد ہے اس کے لیے ٹرمپ نے ایک اور بھی جو ہتھیار ہے وہ استعمال کیا ہے, اور وہ ہتھیار ہے جی یوکرین کا. ٹرمپ نے یہ دھمکی لگائی ہے کہ اگر نیٹو اتحاد ہمارے ساتھ نہیں آتا تو پھر کیا ہوگا, میں یوکرین کو جو اسلحہ ہے وہ دینا بھی ختم کر دوں گا. اس سے کیا ہوگا جی, یوکرین کمزور پڑے گا, جو رشیا ہے اس کا مزید خطرہ آپ کی طرف بڑھ جائے گا. بہرحال جی ایران جنگ کے بعد ایک بات تو ثابت ہو گئی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی نیوکلیر ویپنز ہیں یا آپ سپر پاور ہیں, اس کے باوجود بھی اگر کوئی ملک ڈٹ جائے تو آپ اسے, یا اس کی اچھی اسٹریٹجی ہو, اس اچھی اسٹریٹجی کے ساتھ وہ لڑائی لڑے تو پھر آپ اس سے نہیں جیت سکتے. ایران نے یہ ثابت کر دیا ہے اور پوری دنیا کو اس وقت اس نے گھٹنوں کے بل لا کر کھڑا کر دیا ہے. تو بہرحال جی یہ ٹرمپ کے کچھ جو ممکنہ کچھ نکات ہیں وہ ہو سکتے ہیں. بہرحال دیکھیں اب وہ خطاب کے اندر کیا کہتے ہیں. ایک اور جو فائنل ممکنہ طور پر وہ چیز کہہ سکتے ہیں جی وہ یہ ہے کہ وہ یہ اعلان کر دیں گے کہ ہم 2 سے 3 ہفتے کے اندر اس جنگ سے نکل رہے ہیں, اس جنگ کا جو خاتمہ ہے وہ کر رہے ہیں, لیکن 2 سے 3 ہفتے کے دوران ایک بڑی جو کارروائی ہے وہ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی ٹرمپ کی جانب سے, کیونکہ ٹرمپ جو ہے وہ بالکل اعتماد کے قابل نہیں ہے. وہ ٹویٹ تو کرتے ہیں لیکن پرائزز کو کم کرنے کے لیے, آئل پرائزز کو کم کرنے کے لیے, اور اس کے بعد جو جارحیت ہے وہ بھی ان کی جانب سے کی جاتی ہے. اگلی خبر جو اکثر شیئر کرنی ہے نا جی وہ ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے جو گراؤنڈز ہیں نا وہ بنتے جا رہے ہیں. اچھا اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور خبر بھی دیتا چلوں جی. ایک سروے سامنے آیا ہے اور اس سروے کے مطابق جو پاکستانی قوم ہے نا وہ اس وقت نمبر 1 پر ہے ایرانی قوم کی سپورٹ میں, یعنی کہ ایران کی سپورٹ میں پاکستانی قوم یا پاکستانی عوام جو ہے وہ اس وقت نمبر 1 پر ہے. یہاں سے سب سے زیادہ عوامی طور پر جو سپورٹ ہے وہ ایران کو مل رہی ہے. ایون کہ آج ایران میں بھی لوگ سڑکوں پر آئے اور پاکستانی جو عوام ہیں ان کا انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا کہ وہ اس مشکل صورتحال میں جو ایران ہے اس کو مطلب اس طرح ساتھ دے رہے ہیں کہ جھکاؤ جو ہے وہ ایران کی طرف ہے. ظاہر سی بات ہے سب کو نظر آ ہی رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے, تو پاکستانی قوم جو ہے وہ ایران کے ساتھ ہے. تو بہرحال جی دوسری طرف ایک اور چیز بھی آپ کو بتاتا چلوں, چین بھی اپنی تیاری کیے بیٹھا ہوا ہے. چین اپنا کوئی 40% جو تیل ہے نا وہ ایران سے لیتا ہے, تو چین بھی یہ ہرگز برداشت نہیں کرے گا کہ ابنائے حرمز پر جو کنٹرول ہے نا وہ امریکہ کا ہو جائے, کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ابنائے حرمز کا رستہ کیا چین کو استعمال کرنے دیا جائے گا امریکہ کی جانب سے. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ دوسری طرف چین والی سائڈ سے بھی ہے. اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں جی کہ اگر عرب اور نیٹو اتحاد جنگ میں کود جاتا ہے تو پاکستان بھی کیا کود جائے گا, کیونکہ سعودیہ کے ساتھ دفاعی معاہدہ بھی ہے, تو پاکستان کے لیے یہاں پر بہت ہی مشکل جو ڈیسیجنز ہیں وہ آنے جا رہے ہیں. بہرحال جی عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے گراؤنڈ کیسے بنتے جا رہے ہیں جی, اس پر بھی ایک امپورٹنٹ خبر ہے آپ سے شیئر کرتے ہیں جی. ناظرین معاملہ اس وقت یوں ہے کہ آسٹریلیا سے لے کر کینیڈا تک جتنے یورپ کنٹریز ہیں, UN ممالک ہیں, ان تمام کے جو لیڈرز ہیں, جو موجودہ جو ان کی حکومت کے سربراہان ہیں, وہ اپنی قوم سے خطاب کر رہے ہیں اور اپنی خطاب میں وہ قوم کو یہ بتا رہے ہیں کہ آگے سخت جو حالات ہیں وہ آنے جا رہے ہیں. ان کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ ان سخت حالات میں آپ نے اپنا مطلب ہے کہ بالکل اپنا آپا کھونا نہیں ہے. تو یہ وہ تمام کنٹریز ہیں جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, اور یہاں پر جو عوام ہے نا ان کے لیے فیسلٹیز موجود ہیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. تو اگر ان کنٹریز میں یہ حالت ہے تو اب آپ سوچیں کہ پاکستان کی جو حالت ہے وہ آئندہ آنے والے کچھ ہفتوں میں کیا ہونے جا رہی ہے. آلریڈی یہ کچھ خبریں چل رہی ہیں کہ ابھی تو 322 ہے, ہو سکتا ہے 500 بھی پیٹرول کی جو قیمت ہے وہ کراس کر جائے. بہرحال اگر ان کنٹریز میں یہ صورتحال ہے تو پاکستان میں
مزید جو صورتحال ہے وہ بدتر ہونے جا رہی ہے، اور پاکستان میں اگر یہ صورتحال ہوتی ہے تو آپ اس سوال کا جواب دیں کہ کیا جو عوامی نفرت ہے اس میں اضافہ نہیں ہوگا، اور کیا جو انقلاب ہے کیا اس کی راہ جو ہموار ہے وہ نہیں ہوگی؟ کیا حالات اگر مزید بدتر ہوتے ہیں تو یہ عوام کو مجبور نہیں کرے گا کہ وہ سڑکوں پر آئے اس چنتخب رجیم کے اگینسٹ، جن کی نااہلی اتنی ہے کہ اس صورتحال میں بھی جو ہے مطلب معیشت تو ویسے ہی بگڑتی جا رہی ہے، لیکن ابھی جو صورتحال چل رہی ہے اس میں بھی ان کو پاکستانی قوم کا یا معیشت کے حوالے سے کوئی ان کو فکر نہیں ہے۔ ان کو فکر ہے تو 28ویں ترمیم کی۔ آج بھی مولانا فضل الرحمان اور بلاول زرداری جو ہیں ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور یہ ملاقاتیں کیوں ہوئی ہیں، کس تناظر میں ہوئی ہیں؟ یہ ملاقاتیں 28ویں ترمیم کے تناظر میں ہوئی ہیں، اور ان کو یہی ہے جی کہ ہم اپنی یہ جو رجیم ہے اس کو مزید مضبوط کرنے کے لیے ہم 28ویں جو ترمیم ہے وہ بھی کر لیں۔ لیکن آپ یہ بھی کر کے دیکھ لیں، آپ نے ایون کہ میں یہ کہتا ہوں کہ پوری پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس وقت بظاہر کمپرومائز ہے، سہیل آفریدی مکمل طور پر خاموش ہیں، تو اب جو یہ نفرت جو بڑھتی جا رہی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز یا دیگر کو آپ چھوڑیں، عوامی سطح کے اوپر جو ایک لاوا ہے نا وہ پھٹتا جا رہا ہے، اور یہ لاوا اب زیادہ دیر تک ٹک نہیں پائے گا اپنے ہول کے اندر، کیونکہ یہ جو سخت حالات آ رہے ہیں، یہ جو بڑے طوفان آ رہے ہیں، یہ خود بخود ہی عوام کو نکالے گا، اور یہی عوامی انقلاب کی راہ کو بھی ہموار جو ہے وہ کر رہا ہے۔ تو اگر عوام اس صورتحال میں نکلتی ہے، جب آلریڈی اوورآل پوری دنیا کے اوپر ہی پریشر پڑا ہوگا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلتے ہیں، پرامن احتجاج کرتے ہیں، تو پھر اس رجیم کا خاتمہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اور اس کے خاتمے کے ساتھ عمران خان صاحب کی رہائی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ تو یہ جی آج کچھ عام ترین تفصیلات تھیں اس حوالے سے۔ مزید جو بھی ہوتا ہے آپ سے چیزیں شیئر کرتے رہیں گے جی، رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، لائک بھی ویڈیو کو ضرور کیجیے گا، شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔